फाइन स्टूडेंट, ये 2017 का प्रीलिम्स हम लोग एनालिसिस करने जा रहे हैं। इसमें हम आंसर नहीं देंगे, यानी कि हम लोग आंसर नहीं ढूंढ रहे हैं। इसमें हम लोग का जो इंटेंट है कि आखिर यूपीएससी क्या पूछना चाह रही है आप लोग से, यूपीएससी क्या जानना चाह रही है आपसे। और इसमें हम लोग बिल्कुल हम लोग को ए बी सी डी ऐसा कुछ चुनना ही नहीं है। हमें बस क्वेश्चन पढ़ के ये समझना है कि आखिर क्वेश्चन पूछ रहा है किस टाइप का, इंटेंट ऑफ द यूपीएससी। समझ गए? तो ये सीरीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 2017 से। 2017 एक तरह से डिवाइड है यूपीएससी में। 2017 के बाद ट्रेंड चेंज हुआ, 2020 के बाद और ट्रेंड चेंज हुआ, और 2022 और 23 देखोगे तो उसी का रिजल्ट है कि उसमें भी बहुत कुछ चेंजेस नज़र आता है। और 23 में तो बहुत ज़्यादा चेंज आया है। तो इस चेंज को समझने के लिए हमें सबसे पहला जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 2017 को समझना जरूरी है। 2017 से पहले जो भी क्वेश्चन हुआ, चाहे 2015 का हो चाहे 2016 का हो, तो क्वेश्चन तो उस समय ही बनते थे, उस समय भी लेवल था, मगर वो लेवल नहीं था जो 2017 के बाद लेवल इंक्लूड हुआ है यूपीएससी में, क्योंकि उसके बाद बहुत ज़्यादा डायनेमिक हो गया सिविल सर्विस। समझ गए ना? तो हम लोग 2017 का पेपर एनालिसिस कर रहे हैं। और देखो, फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है। प्राइवेट मेंबर बिल नज़र आ रहा होगा तुम लोग को, है ना? तो दोनों ही ऑप्शन जो है प्राइवेट मेंबर बिल से रिलेटेड है। तो पहले तो सिंपल लगा लो कि पॉलिटी से पूछा गया, पार्लियामेंट का विषय पूछा गया, और पार्लियामेंट से टाइप्स ऑफ बिल के बारे में पूछा गया। ठीक है, टाइप्स ऑफ बिल के बारे में पूछा गया। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीटेड। सेकंड क्वेश्चन देख सकते हो यहाँ पे, ऋग्वेदिक आर्यंस और इंडस वैली पीपल, उसके बीच में डिफरेंसेस बताने के लिए बोल रहा हूँ कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है। तो ये देखो, सिंपल सी बात है, ये आप एंशिएंट इंडिया से रिलेट करोगे, इसको एंशिएंट इंडिया से रिलेट करो, और एंशिएंट इंडिया में जो भी टाइम फ्रेम दिया गया है, जैसे अर्ली वैदिक एज, लेटर वैदिक एज, तो उसमें जो बेसिक जो डिफरेंसेस है, समझ गए? बेसिक जो डिफरेंसेस है, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन फर्स्ट पहला होगा ऋग्वेदिक से, फिर लेटर वैदिक एज फिर बाद का चीज़ है वो, पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर ऋग्वेदिक पीरियड, एंड देन योर लेटर वैदिक पीरियड। तो ये तीनों जो मोटा मोटी जो टाइम है, इसमें क्या डिफरेंसेस है, इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें क्या अंतर है। और स्पेशली मैं यदि कैरेक्टरिस्टिक्स का ही बात करूँ, यदि मैं 1, 2 और 3 को पढ़ता हूँ, तो यहाँ से क्या चीज़ निकल के आता है। देखो कि ऋग्वेदिक आर्यंस लिखा गया है कि क्या पहने थे, हेलमेट इन वारफेयर, whereas the people of Indus Valley civilization did not leave any evidence of using them। यानी कि ऋग्वेदिक आर्यंस लोग कौन सा सामान यूज़ करते थे अपने वारफेयर्स में। आखिर है तो बहुत बड़ा टॉपिक है, ऋग्वेदिक का ही बात करेंगे तो उसमें सोसाइटी है ना, सोशल लाइफ है, इकोनॉमिक लाइफ है, पॉलिटिकल लाइफ है। इसमें हम लोग बेसिकली जानना चाह रहे हैं कि सोशल लाइफ कैसा था उसका, यानी कि डिफेंस किस तरह का यूज़ करता था वो, या मिलिट्री तरीका कैसा था उसका, या पॉलिटिकल तरीका क्या था। तो फिर उस चीज़ का हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से। समझ गए ना? और उसी तरह देखो, हाँ, डोमेस्टिकेशन, तो दोनों में डोमेस्टिकेशन का प्रोसेस क्या था, यानी कि ऋग्वेदिक में डोमेस्टिकेशन का प्रोसेस क्या था और इंडस वैली सिविलाइजेशन में डोमेस्टिकेशन का क्या प्रोसेस था, तो ये भी समझना। और सेकेंड पॉइंट समझो, गोल्ड, सिल्वर और कपर, है ना? ये पूछा गया कि ऋग्वेदिक पीपल को गोल्ड और सिल्वर, कपर के बारे में पता था, जबकि इंडस वैली पीपल को केवल कपर और आयरन के बारे में ही पता था। ये पूछा गया है। इसका मतलब क्या है कि मेटल्स यानी कि मेटोलॉजी का ज्ञान किस तरह था उस समय, चाहे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में हो, चाहे आपका ऋग्वेदिक पीरियड में हो, यानी कि अर्ली वैदिक पीरियड में हो। तो देखो, ये क्वेश्चन से हम लोग कंपेरिजन किए, मगर कंपेरिजन भी तो लिमिटेड है। ऐसा तो नहीं है कि पूरा पीरियड का ही कंपैरिजन करें या हर एक चीज़ का कंपैरिजन करें। कंपैरिजन भी हम लोग अलग अलग डोमेन में जाकर कर रहे हैं। एक तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल का कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पे, समझ गए ना? मेटल्स क्या क्या पता था, यानी कि मेटोलॉजी का कंपैरिजन हो रहा है। और थर्ड क्या है कि वारफेयर में किस तरह का टूल्स वगैरह यूज़ किया जाता था। तो ये तीन चीज़ को लेकर कंपेरिजन किया गया है। ये हमारा स्टैटिक का पोर्सन। आगे देखते हैं, थर्ड नंबर देखो, ये बेसिकली करंट अफेयर से पूछ लिया गया था उस समय कि रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग स्कीम इज समटाइम्स मेंशन इन द न्यूज़ विथ रेफरेंस टू। अब देखो, ये प्रायर लर्निंग स्कीम समझ में आ ही रहा है कि ये भारत सरकार का कोई स्कीम है, करेक्ट, यानी कि करंट अफेयर्स का हिस्सा है। लिखो, बड़ा डोमेन क्या होगा, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का कौन सा पार्ट होगा, एजुकेशन से रिलेटेड।
लर्निंग से रिलेटेड। जैसे भारत सरकार बहुत सारा अपना योजना लेके आती है ना, तो ये आपका एजुकेशन संबंधित है। हाँ, तो एजुकेशन लिखो, कॉमा लिखो, स्किल लिखो, स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड। समझ गए ना, ये हो गया। आगे देखो स्टूडेंट्स, 4 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, फ्रॉम द इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू विच वन ऑफ द फॉलोइंग एज्यूम्स इंपॉर्टेंस इज बीइंग ए गुड लिंक बिटवीन ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स। अब ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स, ये यदि सवाल पूछा जाए तो डायरेक्टली आपसे इकोलॉजी का सवाल पूछा जा रहा है, या फिर आप कह सकते हो ज्योग्राफी का सवाल है, तो बड़ा डोमेन का होगा, बड़ा डोमेन का हो जाएगा तुम्हारा इकोलॉजी प्लस ज्योग्राफी। दोनों ही जगह क्वेश्चन बन सकते हैं ये वाला। जैसे हम जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो हम लोग घाट पढ़ते हैं ना, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट। जब इन्वायरमेंट भी पढ़ते हैं तो यही चीज़ पढ़ते हैं। तो यानी कि ज्योग्राफी और इकोलॉजी दोनों ही जगह पे ये सूट करता है क्वेश्चन। अब इसमें पूछा गया आपका घाट के बारे में, ईस्टर्न घाट। देखो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट हमेशा से यूपीएससी का बहुत फेवरेट टॉपिक रहा है, वो पूछेगा ही पूछेगा। हाँ, तो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट से रिलेटेड जो स्पीसीज वो बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए। स्पेशली जो स्पीसीज है वो यदि IUCN स्टेटस उसका यदि इंडेंजर्ड है, क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, तो और इम्पोर्टेंट हो जाता है, समझे। या फिर वो स्पीसीज वहीं का नेटिव स्पीसीज है, एंडेमिक स्पीसीज है, तो फिर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पे बेसिकली क्या पूछ लिया, ज्योग्राफिकल लोकेशन पूछ लिया कि दोनों कहाँ मर्ज हो जा रहे हैं, और दोनों जब मर्ज हो जा रहे हैं तो कौन सा वहाँ पे प्रोटेक्टेड एरियाज पाया जा सकता है। तो यानी कि ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट का आपको समझ होना चाहिए। यानी कि ईस्टर्न घाट्स में कितने प्रोटेक्टेड एरियाज, वेस्टर्न घाट्स में कितने प्रोटेक्टेड एरियाज, समझे, जो इंपॉर्टेंट एरिया है। हालांकि बहुत सारे प्रोटेक्टेड एरियाज होंगे ईस्टर्न घाट्स में भी, वेस्टर्न घाट्स में भी, मगर जो कन्फ्लुएंस है दोनों का वो कहाँ पे होगा। यानी कि कोई पक्का यहाँ से 4 में कोई एक ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया होगा जो कि कन्फ्लुएंस में मिलता होगा ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स का। तो आप देखो ये छोटा सा क्वेश्चन से हमने कितना कुछ डिराइव करने का प्रयास किया है कि इसका मतलब ईस्टर्न घाट्स का सभी प्रोटेक्टेड एरियाज बहुत इंपॉर्टेंट है, वेस्टर्न घाट्स का सभी प्रोटेक्टेड एरियाज बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ का स्पीसीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ का कौन सा स्पीसीज एंडेमिक है वो अब स्पीसीज का मैं बात कर रहा हूँ तो केवल मैं एनिमल्स का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्लांट्स का भी उतना ही इंपॉर्टेंटली बात कर रहा हूँ। समझ गए स्टूडेंट, आगे बढ़ो। 5 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, इक्वलिटी इन सोसाइटी। अब ये देखो इसमें जो भी प्रियम्बल में पढ़ते हैं हम लोग, चाहे प्रियम्बल पढ़े चाहे पहले तो लिख लो पॉलिटी का हिस्सा हो गया ये, उसमें हम जो बात करते हैं प्रियम्बल प्लस फंडामेंटल राइट्स, प्रियम्बल प्लस फंडामेंटल राइट्स में जो इंपॉर्टेंट जो वर्ड दिया गया है, चाहे इक्वलिटी हो, फ्रेटर्निटी हो, है ना, और भी बहुत सारे वर्ड है, सोशलिस्ट है, रिपब्लिक है, ये इसका फंडामेंटल क्या है, यानी कि ये होने से इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, या किसी के होने से इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसका फंडामेंटल चेक कर रहा है आपको। ये कहीं बुक में नहीं होगा, बस सोचना है, देखना है और समझना है और लिख देना है। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है कि जो भी वर्ड दिया गया है प्रियम्बल में, एक एक वर्ड पे पकड़ होना बहुत ज़रूरी है, उसका रियल मीनिंग समझ में आना चाहिए। जैसे एग्जांपल देखो, लिबर्टी और इक्वलिटी में अंतर है दोनों के बीच में। आमतौर इंग्लिश भाषा में जब लिबर्टी और फ्रीडम का बात कर रहे होते तो सेम ही लगता है सुनने में, इक्वलिटी भी सेम ही लगता है, बट पॉलिटी के भाषा में इक्वलिटी और लिबर्टी में दोनों बहुत अंतर है स्टूडेंट। तो वो जो बारीक है, जो फंडामेंटल चीज़ है, वो हमें पता होना चाहिए। समझ गए ना। आगे देखो, ट्रैफिक के बारे में पूछा गया। ट्रैफिक क्या है तुम्हारा, ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो लिखो जितने इकोलॉजी हो जाएगा, ये डायरेक्ट इकोलॉजी में बैठेगा। ये इकोलॉजी का जो इम्पॉर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड का, हाँ, जो डे टू डे एक्टिविटीज़ में बहुत काम करती है फ्लोरा और फौना को बचाने के लिए, तो उसके बारे में हमें बहुत ही गहरा, है ना, हमें उसके बारे में गहरा रिसर्च चाहिए, गहरा रिसर्च आपको करना पड़ेगा उसके बारे में। तो ट्रैफिक भी उसका एग्जाम्पल, जब ट्रैफिक है तो साइट्स भी हो सकता है, CMS भी हो सकता है, हाँ, साइट्स हो सकता है, CIT या साइट्स हो सकता है, CMS हो सकता है, जिसको हम बोन कन्वेंशन भी कहते हैं, IUCN हो सकता है, जो कि पिछले साल पूछा गया था 2023 में। हाँ, 2023 में पूछा गया था, इन्वेजिव स्पेशलिस्ट जो ग्रुप पूछा गया था, उसका आंसर IUCN होगा। तो देख रहे हो ना, 2017 में जो पूछा गया लगभग उसी तरह का चीज़ हर साल ही पूछा जाएगा। कभी ट्रैफिक पूछ लिया गया तो किसी साल आपका CMS पूछ लिया जाएगा। बात समझ में गए ना, इसका फंडामेंटल पता होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि बहुत जगह डीप पूछ रहा है, बस फंडामेंटली पूछ रहा है। 1 और 2 देखोगे तो बहुत ही फंडामेंटल स्टेटमेंट एसोसिएटेड है ट्रैफिक से। आगे देखो स्टूडेंट, हाँ देखो 7 नंबर दिया गया है 42nd अमेंडमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस दृष्टिकोण से समझने के लिए। पहले तो लिखो 7 नंबर तुम्हारा पॉलिटी से रिलेटेड है, 7 नंबर पॉलिटी से रिलेटेड है, करेक्ट। पॉलिटी से कौन सा पार्ट रिलेटेड, DPSP। अब DPSP से भी कौन सा पार्ट रिलेटेड है,
जब अमेंडमेंट हुआ तो डीपीएसपी में क्या चेंजेस हुआ। अब हम लोग यहाँ चुपचाप बोल के छोड़ देंगे डीपीएसपी, मत डीपीएसपी बोलने से गलत हो जाएगा ये। डीपीएसपी में फिर अमेंड जो हुआ है ना, तो 42nd जो अमेंडमेंट हुआ था डीपीएसपी में, तो उस समय क्या चेंजेस लाया, क्योंकि हम जानते हैं कि 86th भी अमेंडमेंट हुआ है, एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ आया है उसमें। तो जब डीपीएसपी में जो अमेंडमेंट हो रहा है, चाहे 42nd हो चाहे 86th हो, उसके वजह से डिफरेंसेस क्या आ रहा है, नए नए क्लॉज कौन से जुड़ रहे हैं, उसके बारे में हमें एक्स्ट्रा समझ होना चाहिए, समझे। ये हो गया आपका 8 नंबर। देखो हाँ, इसमें क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है राइट्स के बारे में, तो इसमें क्या है, इसका मतलब सिंपल बात है कि जो फंडामेंटल राइट्स है उसका बेसिक्स होना है, यानी कि पॉलिटी का क्वेश्चंस नंबर 1, और जो फंडामेंटल राइट्स है उसके बारे में बेसिक समझ होना कि आखिर फंडामेंटल राइट्स है क्या, पढ़ तो रहे हो फंडामेंटल राइट्स, दुनिया भर का चीज़ पढ़ रहे हो, मगर टोटल फंडामेंटल राइट्स का मतलब क्या है, बेसिक्स क्या है, वो बेसिक्स ही पूछा गया है। आगे देखो हाँ, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 9th नंबर पढ़ रहे हैं, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। इसमें देखोगे तो क्या पूछा गया है कि आखिर कौन रिलीज करती है। अब पहले ये पूछा जाता था, अब ये बंद हो गया है, अब सिविल सर्विस अभी नहीं पूछ रही है ये, ठीक है। यहाँ पे बहुत बड़ा चेंजेस आया है कि अब नहीं पूछ रही है सिविल सर्विस। यदि तुम 2020 से उठा के देखोगे ना, तो तुमको हार्डली ही मिलेगा इस तरह का क्वेश्चन पूछते हुए, मगर चूंकि फिर भी पूछी है, तो कहने का मतलब जो इंडेक्स न्यूज़ में बहुत ज़्यादा रह रहा है, समझे, जो न्यूज़ में बहुत बना हुआ इंडेक्स, उसको कौन रिलीज़ करता है, वो चीज़ जानना। और हाँ, न्यूज़ में बना हुआ ही पूछता है, ऐसा नहीं कि पूरा दबा हुआ उसको पूछ लिया, उसको नहीं पूछता है सिविल सर्विस, समझे। हाँ, किसी मान लो किसी का रिपोर्ट बहुत तगड़ा आया है, जिसने बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा है किसी रिपोर्ट ने, तो उसको पूछ लिया जाता है। 10 नंबर देखो, इसमें पूछा गया कि स्मार्ट इंडिया हैकाथन पूछा गया है। तो अब देखोगे ये क्या है तुम्हारा, ये सब तुम्हारा करंट अफेयर्स का हिस्सा है, करंट अफेयर्स का हिस्सा है स्टूडेंट। और इसमें हम देखेंगे करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो भी रूरल डेवलपमेंट के लिए जो भी प्रोग्राम लाया गया, अर्बन डेवलपमेंट, जैसे अर्बन है ना, जो पूरा है कि नहीं, पूरा स्कीम्स जो कि अब्दुल कलाम जी लाए थे, पूरा स्कीम्स लाए थे ना जी, कि अर्बन इम्यूनिटीज़, यानी कि अर्बन इम्यूनिटीज़ तुम्हारा रूरल एरियाज़ में भी होना चाहिए। तो उस तरह का स्कीम्स सब, जैसे देखो अभी भारत सरकार का बहुत सारा स्कीम्स है कि नहीं है, जैसे उज्ज्वला योजना है ना, तुम्हारा वाटर टैप कनेक्शंस है, तो उसी से रिलेटेड है तुम्हारा स्मार्ट इंडिया हैकाथन, यानी कि ये सब सिटीज से रिलेटेड, सिटीज़ का गवर्नेंस से रिलेटेड है। आगे देखो हाँ, इसमें पूछेगा मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये इकोनॉमिक्स का हो जाएगा 11 नंबर, इकोनॉमिक्स का आरबीआई फेवरेट टॉपिक है सिविल सर्विस का। हर एक साल तुमको आरबीआई से रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चंस नजर आ ही जाएगा, मिनिमम 2 क्वेश्चन तो नजर आ जाएगा, ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चन तुमको नजर आ जाएगा। ये तब का सवाल है जब तुम्हारा मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी बना था। 6 मेंबर कमेटी है कि नहीं बताओ तो, है ना, 3 एक्सटर्नली बाहर से भेजा जाता है, 3 अंदर का होता है, फिर वहाँ पे कास्टिंग बोर्ड होते हैं, तो आरबीआई गवर्नर का बात माना जाता है। तो यानी कि आरबीआई का जो फंक्शनिंग है, बेसिक फंक्शनिंग है, उसके बारे में पूछा गया और कुछ नहीं। देखो इसमें सेकंड में क्या, इट इज़ अ 12 मेंबर बॉडी, वहीं बात खत्म हो गया, आया समझ में ना। हाँ आगे देखो 12 नंबर देखो, मणिपुरी संकीर्तना, ये पूछा गया है। इसका मतलब क्या है कि आपका आर्ट एंड कल्चर का, पहले ब्रैकेट बड़ा वाला लिख लो, आर्ट एंड कल्चर का आपका उससे पूछा जा रहा है, डांस पूछा जा रहा है। हाँ उससे डांस, और भी नॉर्थ ईस्ट से, इंपॉर्टेंट ये नॉर्थ ईस्ट है, वो नॉर्थ ईस्ट हमेशा से यूपीएससी का फेवरेट रहा है, समझ गए ना। तो नॉर्थ ईस्ट का डांस, हाँ डांस हो सकता है, इसमें डांस पूछा गया, मार्शल आर्ट एक्सटेंड कर सकते हो, म्यूजिक एक्सटेंड कर सकते हो, समझ गए, उसमें और एक्सटेंड करके देख सकते हो क्वेश्चन सब। हाँ अब देखो डायरेक्ट मॉडर्न इंडिया पे आते हैं, रोतबाड़ी सेटलमेंट। अब डायरेक्ट पूछ लिया गया है, पहले का जो सेटलमेंट था यानी कि ब्रिटिश का, देखो लिखो ये हिस्ट्री मॉडर्न इंडिया, अब ब्रिटिश का लैंड सेटलमेंट पॉलिसी या लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट पॉलिसी, उससे पूछा गया। उसमें जानते हैं मालबाड़ी है, रोतबाड़ी है ना, हाँ उसमें और भी जमींदारी वाला भी है, परमानेंट जिसको बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट, तो वो तीनों ही इंपॉर्टेंट। और देखो उतना ही नहीं, उसको और अंदर जाओगे तो उसमें केवल कौन से लोग सब इन्वॉल्व थे ब्रिटिश के, कौन से आदमी इन्वॉल्व थे अलग अलग सेटलमेंट में, वो भी जानना उतना ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखो स्टूडेंट 14 नंबर देखो, हाँ बाय रेमिडिएशन टेक्निक, पहले लिख लो, ये इकोलॉजी, प्योरली इकोलॉजी का सवाल है। 14 नंबर इकोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का सवाल है। इसमें भी देखोगे तो जो बायो मैग्निफिकेशन सुने होगे, बायो अकुमुलेशन सुना होगा, है ना,
और वहीं पे तुम्हारा एक और टॉपिक बनता है बायोरेमिडिएशन। तो बायोरेमिडिएशन का मतलब क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करना ताकि पोल्यूटेंट्स कम हो सके। दैट्स एक टेक्निक है ये। जैसे मान लो कि गार्बेज देख रहे हो, बहुत ज़्यादा गार्बेज है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ कर दो, गार्बेज को कन्वर्ट कर देगा। तो बायोरेमिडिएशन प्रोसेस, जब मैं बायोरेमिडिएशन का बात कर रहा हूँ तो मैं एट द सेम टाइम बायोमैग्निफिकेशन का ही बात कर रहा हूँ, समझे। जब मैं बायोमैग्निफिकेशन का बात कर रहा हूँ तो मिनामाटा कन्वेंशन का भी मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आ रहा है समझ में, तो उसको रिलेट करने का प्रयास करो स्टूडेंट। आगे देखो, ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1929। तो मॉडर्न इंडिया में जो ब्रिटिश का पॉलिसी था, एक्ट था, ब्रिटिश का पॉलिसी एंड एक्ट रिलेटेड टू ट्रेड यूनियन, उसमें ले लो उस चीज़ को। हाँ, रिलेटेड टू ट्रेड इंडस्ट्री, समझे ना। हाँ, आप कंपनी को भी जोड़ सकते हो। कंपनी एक्ट भी आया था कि नहीं आया था उस समय, उसी को हम रिन्यू करते करते कंपनी एक्ट 2016 अभी का बात करते हैं। आया समझ में ना। 16 नंबर देखो, ये देखो, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पूछा जा रहा है, इसका मतलब पंचायती राज पूछा जा रहा है आपसे। पॉलिटी लिखो, पॉलिटी का पंचायती राज सिस्टम के बारे में पूछा जा रहा है। अब पंचायती राज का ओवरऑल आपको पूछा जा रहा है कि पंचायती राज होगा यानी कि म्यूनिसिपैलिटी होंगे, पंचायत होगा तो क्या होगा उससे। तो साफ साफ आंसर वहाँ पे होगा बी फॉर बॉल, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। सो सिंपल। देखते हो कितना फुल टच दिया है सिविल सर्विस ने। उसका देखो, हाँ देखो, डीपीएसपी का एक और सवाल है यहाँ पे रखा हुआ है। तो देखो, अब 17 नंबर लिखो, पॉलिटी का डीपीएसपी। मगर डीपीएसपी जब पूरा पढ़ रहे हो तो डीपीएसपी आखिर क्या इम्पैक्ट छोड़ रहा है, डीपीएससी स्टेट पे क्या इम्पैक्ट छोड़ रहा है, एग्जीक्यूटिव पे क्या इम्पैक्ट छोड़ रहा है, समझे, लेजिस्लेशन पे क्या इम्पैक्ट छोड़ रहा है। तो वो तुमको किताब में पढ़ने से नहीं आता है, समझे ना, वो इम्पैक्ट क्या छोड़ रहा है। 17 नंबर। 18 नंबर देखो, वेरी सिंपल, जो करंट अफेयर्स में रहा है। करंट अफेयर्स में जो बड़े बड़े ग्रुपिंग्स रहते हैं, इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स रहते हैं, स्ट्रैटेजिक ग्रुपिंग्स रहते हैं, उसके बारे में पूछा गया है, समझे। डिजिटल सिंगल मार्केट स्ट्रैटेजी, तो उस समय 2016-17 के टाइम में ये बहुत न्यूज़ में था, इसलिए पूछ लिया गया। हाँ, यहाँ पे देखो 19 नंबर स्टूडेंट पूछा गया है कि आप यदि एक जगह से दूसरी जगह रहोगे तो मतलब शोर में पानी वगैरह आएगा, ट्वाइस होगा, ये दुनिया भर का चीज़। तो ये कहाँ का यूनिक फीचर्स है। अब इसको समझने के लिए आपको क्या समझना होगा, इंडिया का कोस्टल एरियाज, हाँ ज्योग्राफी लिखो, और इंडिया का जो कोस्टल एरियाज, मैं इसको पढ़ देता हूँ ताकि ज़्यादा समझ में आए तुम लोग को। एट वन ऑफ द प्लेसेस इन इंडिया, इफ़ यू स्टैंड ऑन द सी शोर एंड वॉच द सी, you will find that sea water resides from the offshore line a few kilometers and come back to the shore twice a day, and you can actually walk on the sea floor when the water recedes. The unique phenomena is seen at, अब जहाँ पे सी वाटर आ रहा है फिर जा रहा है, रिट्रीव हो रहा है, 2 बार छलांग आ रहा है उसमें, एक तरह से टाइड आ रहा है वहाँ पे, ये कहाँ का नॉर्मल फिनोमेना है, ये कहाँ का यूनिक फिनोमेना है। तो अब देखो, ये तो बहुत ही स्पेसिफिक जाके पूछ लिया। ऐसे क्वेश्चंस पे मतलब कंट्रोल करना इट्स सो डिफिकल्ट। मगर हाँ, इस बहाना हम ये तो समझ सकते हैं कि जितने भी कोस्टल एरियाज हैं, जितने भी बीच एरियाज हैं, उसको यदि अध्ययन कर ले तो कहीं ना कहीं ठीक हम नहीं लगा पाएंगे, मगर हमारा ज्ञान तो वर्धन होगा। देखो, क्योंकि इसमें एक्यूरेसी मांग रहा है, बात समझो। तो बीच ऑफ इंडिया, समझे ना, ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट का जो बीच है वो समझना होगा। अब बीच का भी कैरेक्टरिस्टिक समझना होगा हमें, समझे। और जहाँ पे टाइडल जो इम्पैक्ट हो रहा है, टाइड जानते हो, टाइड बहुत तरह का आता है, टाइड निप टाइड, स्प्रिंग टाइड, है ना। तो थोड़ा टाइड फिनोमेना प्लस कोस्ट, इस तरह देखो। आगे देखो 20 नंबर देखो, इसमें क्या पूछा, बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट। अब वो पहले वाला पूछ लिया है, उस समय ये 2017 में पूछा गया था, क्योंकि उस समय बेनामी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कुछ आया था, एक्ट मॉडिफाइड हुआ था। मगर जो सवाल पूछा गया है वो पहले एक्ट से पूछा गया है, यानी कि जो नया आया उससे नहीं पूछा, वो पुराना पूछा है। सिविल सर्विस ऐसा करती है, सिविल, हाँ ऐसे सिविल सर्विस बहुत करती है। जैसे इस बार एमएसएमई से रिलेटेड आया था, जहाँ तक मुझे ध्यान है, तो वो करता है, इसी तरह करता है, क्योंकि उनको पता है सिविल सर्विस को कि नया बच्चा लोग जो है वो नया चीज़ पे फोकस ज़्यादा करेगा, पुराना चीज़ पे फोकस नहीं करेगा। वो पुराना चीज़ को पूछ के आपको वो कर देगा, कन्फ्यूज़ कर देगा। इसका मतलब क्या कि कोई भी नया चीज़ संशोधन हो रहा है, कोई भी एक्ट बन रहा है पार्लियामेंट का, जो पहले को रिप्लेस कर रहा है, तो पहले वाला में क्या फीचर्स था वो भी समझना, एट द सेम टाइम नया वाला में क्या फीचर्स है वो भी समझना। समझ गया ना। तो आज के लिए इतना ही, डेट्स इट।